हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें हम मेन कर रहे हैं सीटेट के लिए। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके बाकी स्टेट टेट्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी, जैसे कि जिसमें 6 to 8 का कंटेंट आता है उसके लिए ये सीरीज़ यूज़फुल रहेगी। और बाकी का आप बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आपकी स्टेट टेट की बुक्स होती हैं स्टेट की, उनसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाकी की क्लासेस का। जैसे 9th और 10th का भी आता है किसी किसी एग्ज़ाम में, तो ये मैं करा रही हूँ 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 वाला कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आज ये हमारी वैसे तो कई क्लास में कर चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन जो चैप्टर है हमारा ये 3rd चैप्टर है। 2 चैप्टर मैं करा चुकी हूँ, साथ ही साथ मैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ। तो आई होप आपको जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस के साथ साथ। ऐसे ही हम इस चैप्टर को भी करेंगे, चैप्टर करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर है हमारा मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी के बारे में हम जान चुके हैं बेसिक जानकारी, और सोलर सिस्टम के बारे में आप जान चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं सलाह दूंगी कि आप पहले उन्हें देखें, उसके बाद ही आप इसे और बेहतर समझ पाएंगे। तो सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, और उसके अलावा पृथ्वी के बारे में हम बेसिक जानकारी ले चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी कैसे मूवमेंट करती है, किस तरह से गतियाँ करती हैं, और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जान लेते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ होती कितने प्रकार की हैं। तो पृथ्वी जो है 2 प्रकार की गति करती है। एक तो कहलाती है रोटेशन यानी घूर्णन, और दूसरी कहलाती है रेवोल्यूशन मतलब परिक्रमण। तो जो रोटेशन होता है, जो पृथ्वी का मूवमेंट होता है ये रोटेशन वाला, इसमें तो ये आता है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर मूव करती है। जो काल्पनिक रेखा हमने बात करी थी पिछले वीडियो में कि पृथ्वी की एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम अक्ष या फिर धुरी कहते हैं, उस पर पृथ्वी मूव करती है। और किस डायरेक्शन में मूव करती है? पश्चिम से पूरब की ओर। इस डायरेक्शन में पृथ्वी मूवमेंट करती रहती है। तो ये जो गति होती है ये कहलाती है पृथ्वी की घूर्णन गति। इंग्लिश में कहें तो रोटेशन मूवमेंट। इसके अलावा एक मूवमेंट और करती है पृथ्वी, वो करती है सूर्य के चारों ओर। मान लो कि ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इस तरह से मूवमेंट करती है, इस तरह से मूवमेंट करती है। तो इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हिंदी में बोले तो परिक्रमण गति बोलते हैं इसे हम। तो इसको ये जो पृथ्वी गति करती है एक निश्चित कक्षा में करती है। एक निश्चित जो है इसका ऑर्बिट होता है, कक्षा होती है जिसमें ये गति करती है। तो आगे बढ़ते हैं, डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं इसे। तो देखो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कहलाती है ये हमने धुरी की बात करी थी। ये रेखा काल्पनिक रेखा खींची गई है पृथ्वी पर। पृथ्वी की जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जो काल्पनिक रेखा है इस पर ही पृथ्वी घूमती है और कुछ इस तरह से मूवमेंट करती है पश्चिम से पूरब की ओर। इस मूवमेंट में पृथ्वी को पूरे 24 घंटे का टाइम लगता है, जो कि हमारा एक दिन कहलाता है। तो टाइम कितना लगता है? एक दिन का मतलब 24 घंटे का। तो घंटों में भी हम बात कर सकते हैं इसकी, और दिनों में भी। इसके बाद जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये वाला जो टाइम होता है पृथ्वी का, ये होता है 365 दिनों का या फिर 1 साल का। जो हमारा 1 साल होता है वही जो है पृथ्वी का रेवोल्यूशन जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है।
तो इसको अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं डिटेल में। ये कैमरा मुझे हटाना पड़ेगा अभी फ़िलहाल के लिए। तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, अब हमने देखो पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो पृथ्वी की धुरी होती है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सीधी ना होकर के थोड़ी झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है थोड़ी सी। तो ये जो पृथ्वी अक्ष पर झुकी हुई है, तो ये पृथ्वी जो है अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है अपने ऑर्बिटल प्लेन से। ऑर्बिटल प्लेन कौन सा होता है, आइए देखते हैं। देखो ये पृथ्वी का जो हमने डायग्राम ले लिया है, ये ले लिया है डायग्राम। ऑर्बिटल प्लेन हम मानते हैं पृथ्वी का, जो भूमध्य रेखा हमने बीचों बीच खींची है उसे ही हम मानते हैं पृथ्वी का ऑर्बिटल प्लेन, मतलब कक्षीय सतह हम मानते हैं, कक्षीय ऑर्बिटल प्लेन हम मानते हैं। अब हमें अगर डिग्रीज में मेजरमेंट करना होगा किसी भी जगह का, तो वो हम यहीं से करते हैं। मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ से कैसे करते हैं, अब देखो ये तो पूरा सरफेस जो है ये हो गया ऑर्बिटल प्लेन, इसको हम कहेंगे कक्षीय तल हिंदी में। तो देखो अगर ये पृथ्वी जो है यहाँ से झुकी हुई है, ये भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ये नॉर्थ पोल कहलाता है और ये साउथ पोल कहलाता है। ये नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल कहलाता है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल कहलाता है। अब ये जो रेखा जा रही है इसकी धुरी वाली, ये जो रेखा काल्पनिक जा रही है यहाँ से, ये वाली रेखा एक एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन से। अब फिर से बना देती हूँ मैं, देखो एंगल कैसे बनेगा। अब ये तो पृथ्वी का ऑर्बिटल प्लेन है, ये हो गया। अब यहाँ से ये रेखा देखो इस तरह से एंगल बनेगा, एंगल आपने पढ़े ही होंगे मैथ में। तो देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे जब रेखा जाएगी तो कितने एंगल का ये कौन बन रहा है, ये वाला एंगल हमने पढ़ा था, ये वाला जो एंगल सीधा बनता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा 90 डिग्री का। लेकिन अब ये 23.5 डिग्री हमने इसमें से कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ये वाला एरिया हमारा 66.5 डिग्री का। तो ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर इसके बारे में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने डिग्री का एंगल बनता है ऑर्बिटल प्लेन से पृथ्वी का। आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ है इसमें। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूवमेंट करती है तब भी ये पार्ट आपका झुका हुआ ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि सीधे होकर मूवमेंट करेगी पृथ्वी। तो ये जो झुका हुआ पार्ट है पृथ्वी का, ये जिस कंडीशन में ये अब आपको दिख रही है, कुछ इस तरह से ही पृथ्वी झुकी रहती है जब पृथ्वी मूवमेंट करती है। इस तरह का पिक्चर मैंने एक लिया था, अभी दिखा देती हूँ मैं। हाँ देखो ये रहा, पृथ्वी देखो झुकी हुई है, कुछ इस तरह से झुकी हुई है और ये मूवमेंट कर रही है अपनी धुरी पर भी, साथ साथ ये मूवमेंट कर रही है और सूर्य के चारों ओर भी जो मूवमेंट है पृथ्वी का वो चल रहा है। तो इस दौरान भी पृथ्वी हमेशा आपको झुकी हुई दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अलावा बात की जा रही है कि पृथ्वी की जो गोलाकार आकृति है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो सूर्य का जो मतलब सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर, मान लो ये सूर्य है, इधर पृथ्वी तो हमने बनाई हुई है ऑलरेडी। सूर्य की जो किरणें हैं जो पृथ्वी पर पड़ेंगी, अब गोलाकार भाग है पृथ्वी का, लेकिन जो ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला भाग तो सूर्य के बिल्कुल किरणों के सामने होगा। तो जो किरणों के सामने होगा वो वाला भाग क्या रहेगा, उजाले में रहेगा, मतलब वहाँ पर दिन रहेगा। लेकिन जो ये वाला पार्ट रहेगा पीछे छिपा हुआ पार्ट, यहाँ पर रात रहेगी, अंधेरा रहेगा। तो यहाँ पर रहेगी रात, मतलब अंधेरा अंधेरा आपको मिलेगा। तो इसको एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। देखो कुछ इस तरह की कंडीशन रहती है। तो सूर्य की किरणें जो ये पड़ रही हैं, अब देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप
ये वाला कंसेप्ट बहुत समझने वाली चीज़ है। प्रदीप्ति व्रत के बारे में भी पूछा जाता है इसमें, तो समझ लें किस तरह से किरणें सूरज की पड़ती हैं हमारी पृथ्वी पर। अब जैसे देखो ये पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है और ये वाला पार्ट जो है सूर्य के संपर्क में आता है, सूर्य के सामने आता है ये वाला पृथ्वी का पार्ट। तो देखो किरणें कहाँ तक जा रही हैं, किरणें जा रही हैं हमारी यहाँ तक, जो ये वाइट वाइट पार्ट देख रहे हैं येलो, लाइट येलो, यहाँ तक सूर्य की किरणें जा रही हैं। मतलब जो ये आपका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, इसको पूरे को कवर कर रही हैं सूर्य की किरणें। मतलब ये वाले हिस्से में भी सूर्य की किरणें जा रही है, ना कि सिर्फ ध्रुव तक सीमित रहेगा। ध्रुव तक सीमित नहीं रहेगा प्रकाश ये सूर्य का, ये यहाँ तक जाएगा, थोड़ा इधर। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है झुकी हुई है, पृथ्वी झुकी हुई है, इसलिए ये सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँच रहा है। अगर झुकी नहीं होती तो यहीं तक होता, बीचों बीच तक होता। तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब जो सूर्य के सामने वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पर तो होगा दिन। अब जो पीछे वाला ये वाला पार्ट है यहाँ पर होगी रात। ये जो प्रोसेस चलता है ये पूरा एक दिन का प्रोसेस है। ये तब का प्रोसेस है जब पृथ्वी मूवमेंट कर रही है, अपनी धुरी पर मूवमेंट कर रही है जब पृथ्वी। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जब मूवमेंट करती है तो ये वाला सिचुएशन आती है, और इसी की वजह से होते हैं दिन रात। दिन रात जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण। तो ये पूछा जाता है कि जो दिन रात हैं वो किस वजह से होते हैं? रोटेशन मतलब घूर्णन के कारण होते हैं या फिर परिक्रमण के कारण होते हैं? तो ध्यान रखेंगे जो दिन रात होते हैं वो होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन या फिर रोटेशन के कारण होते हैं। तो सूर्य के सामने वाला भाग जो है दिन का अनुभव करता है, दिन होता है वहाँ पर, और सूर्य से दूर जो होता है उसमें होती है रात। और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है इसका हमने बात कर ली है इसके बारे में, तो ये रहा। तो वही बात है कि दिन वाला जो हिस्सा है ये वाला, और ये रात वाला जो हिस्सा है, इस भाग को जो लाइन हमारी बांटती है, ये जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटता है, ये कहलाता है हमारा प्रदीप्ति व्रत, मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था जनवरी 2021 में, जब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, आज ही करा दूंगी मैं इवनिंग तक, तो उसमें हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रदीप्ति व्रत का एक और कंसेप्ट है क्या, कि ये जो व्रत होता है ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना। ये जो प्रदीप्ति व्रत आप देख रहे हैं, ये क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, ये है पृथ्वी की धुरी, तो ये पृथ्वी की धुरी से मैच नहीं करता है, मतलब पृथ्वी की धुरी के साथ मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में, कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो प्रदीप्ति व्रत जो है देशांतर रेखाओं के साथ मिल जाता। कुछ और वर्ड का यूज़ हुआ था, ये ध्यान नहीं है मुझे, बट कंसेप्ट यही था कि प्रदीप्ति व्रत जो है इसके साथ मिल जाता, देशांतर रेखाओं के साथ। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो कैसे होती? बिल्कुल इस तरह से होती, इस तरह से होती। तो जो देशांतर लाइनें जो बिल्कुल बीचों बीच से पृथ्वी की जा रही हैं, ये वाली जो लाइनें बन रही हैं, ये सीधी बनती कुछ इस तरह से। देखो मैं अलग से बना के दिखा देती हूँ। अगर पृथ्वी नहीं झुकी होती तो क्या कंडीशन होती? देखो ऐसे बनती पृथ्वी, और कुछ इस तरह से देशांतर लाइनें होती, कुछ इस तरह से देशांतर लाइनें होती। तो जो सूर्य की किरणें पड़ती वो बिल्कुल सीधे भाग पर पड़ती, और जो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो यहाँ पर बनता, यहाँ पर बनता। तो बिल्कुल ये एक समान आ जाती देशांतर लाइनें और प्रदीप्ति व्रत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि अभी ये एक दूसरे को काट रही हैं। अभी कैसी कंडीशन है? ऐसी। लेकिन पृथ्वी झुकी नहीं होती तो जब कंडीशन कैसी होती? तो दोनों एक ही लाइन पर होते ऐसे। तो आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। आगे चलते हैं। तो इसमें बाकी चीज़ें हमने समझ ली हैं। तो अब देखो, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसको उस एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी कितने टाइम लेती है? ये लेती है 24 घंटे का समय। 24 घंटे का समय लेती है, जिस दिन रात की अभी हमने बात करी है। तो ये जो टाइम पीरियड पृथ्वी लेती है, इसको पृथ्वी का दिन कहा जाता है। पृथ्वी दिन कहा जाता है इसे। तो पृथ्वी दिन का टाइम पीरियड भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो इजी क्वेश्चन है ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट फिर भी ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी दिन जो है कितने घंटे का होता है? 24 आवर्स का होता है। अब देखो, एक सिचुएशन दी गई है कि अगर पृथ्वी घूमे नहीं तो क्या होगा? तो आप जानते ही हैं कि जब पृथ्वी घूमती है उस हिसाब से तो हमारे होते हैं। तो देखो, ये चीज़ हम पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है। सूर्य से हमें मिलता है एक तो गर्मी और एक मिलता है प्रकाश। अब मान लो पृथ्वी मूवमेंट ही ना करे, एक ही जगह पर रहे, तो अब जो पृथ्वी है, ये है पृथ्वी। तो अब जैसे देखो, सूर्य के किरणों की वजह से इस वाले हिस्से पर तो दिन हो रहा है, मतलब रोशनी भी मिल रही है, और इस वाले हिस्से को गर्मी भी मिल रही है। और गर्मी भी ऐसा नहीं है कि बस नॉर्मल टेम्परेचर है। आपको पता ही होगा, जब सूरज पूरा मतलब सूरज की पूरी सीधी किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर, उस जगह पर कितनी भयंकर कंडीशन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस हिस्से पर, तो कितनी ख़राब कंडीशन हो जाती है। और अब बात करें इस वाले हिस्से की, जिस पर धूप ही नहीं पड़ रही है, मतलब सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, तो वो वाला हिस्सा क्या रहेगा? वो वाला हिस्सा रहेगा अंधेरे में पृथ्वी के। अब वो अंधेरे में रहेगा, एक तो उसे रोशनी नहीं मिलेगी, दूसरा उसे गर्मी नहीं मिलेगी, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइफ जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी, लाइफ जो है संभव नहीं होगी। तो जो हमारी पृथ्वी के मूवमेंट्स होते हैं, इन्हीं की वजह से हम आज ऐसी लाइफ जी रहे हैं, और इसी वजह से जीवन संभव है पृथ्वी पर। तो ये मूवमेंट जो है अर्थ के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो देखो, कहीं कहीं तो आपको एक ऐसी कंडीशन मिलेगी कि बर्फ़ पड़ती रहेगी, सूरज की किरण ही दिखाई नहीं देंगी, और कहीं कहीं पर इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि शरीर जलने लगेगा, काम नहीं कर पाएंगे। तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पृथ्वी का। अब बात कर लेते हैं रेवोल्यूशन की, परिभ्रमण गति की। हमने भी बात करी है रोटेशन की। रोटेशन कहलाता है जो पृथ्वी अपनी धुरी पर मूवमेंट करती रहती है। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर मूवमेंट करती है उसको हम कहते हैं रोटेशन या घूर्णन। और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, परिभ्रमण करती है, उसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। तो जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी मूवमेंट करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कर रही है मूवमेंट, तो इसको ही हम कहते हैं परिभ्रमण गति या फिर परिक्रमण गति। देखो, दोनों गतियों में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे परिक्रमा से। जबकि आप किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आप परिक्रमा बोलते हैं। तो परिक्रमा से परिक्रमण गति याद रखें। इंग्लिश में कहते हैं रेवोल्यूशन। तो इस तरह से आपको दोनों गति में कन्फ्यूज़न होगा नहीं, नाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो जो ये पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, इसे लगाने में पृथ्वी लगभग 365 दिन लेती है। अब हम लगभग क्यों बोल रहे हैं? लगभग 365 दिन अभी जानेंगे। तो ये जो 365 दिन होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं एक वर्ष। एक साल कहलाता है 365 दिन का। अब देखो, और चीज़ देख लेते हैं अब, क्योंकि हमने बात करी है लगभग 365 दिन लगते हैं, मतलब पूरे 365 दिन नहीं है, थोड़े से घंटे भी इसमें से जो है बचते हैं। तो हर साल क्या है, 6 घंटे बचते हैं इस साल में से। 365 दिनों के अलावा 365 दिनों के अलावा 6 घंटे और लेती है पृथ्वी मूवमेंट करने में। तो हम क्या करते हैं, सुविधा की दृष्टि से हम 365 दिन ही बोल देते हैं, 6 घंटे नहीं बोलते हैं। तो ये जो 6 घंटे होते हैं, ये हम 4 साल तक जोड़ कर रखते हैं। फिर 4 साल के बाद हम एक साल में एक दिन इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि
6 घंटे हम 4 बार जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे? 24 घंटे। और आपको पता ही है 24 घंटे में कितना दिन होता है? 1 दिन होता है। तो जब हमारा ये 1 दिन बन जाता है तभी हम इसे 365 दिन में जोड़ देते हैं। अब हमारे कितने दिन बन गए? 366 दिन बन गए। तो 6 घंटों का जब 1 दिन बन जाता है, जब हम इसे 1 साल में जोड़ देते हैं, तो उस साल जो ईयर रहता है वो हमारा हो जाता है 366 दिनों का। और ये एक स्पेशल ईयर होता है जिसको कि हम कहते हैं लीप ईयर। आपने अक्सर सुना होगा कि लीप ईयर लीप ईयर। तो लीप ईयर होता क्या है? बेसिकली यही होता है कि जो हमारे 6 घंटे बच जाते हैं हर साल, वो हम जोड़कर 1 दिन बना लेते हैं 4 सालों में, और उसको फिर 1 दिन बना करके 1 साल में जोड़कर उसको हम लीप ईयर का नाम दे देते हैं। इस तरह से लीप ईयर में आपको 366 दिन मिलते हैं। और ये दिन जो है फरवरी में जोड़ा जाता है, जब आपको फरवरी 29 डेज़ की मिलती है। फिर है आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे दीर्घवृत्ताकार कक्षा की। मतलब जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये पृथ्वी लगाती है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में। अभी समझ लेते हैं क्या होता है ये। देख रहे होंगे आप डायग्राम। तो डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये सन है, और सन के चारों ओर आप देख रहे होंगे पृथ्वी कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रही है। तो देखो यहाँ पर जो है गोलाई कम है, यहाँ पर ज़्यादा है दूरी। मतलब यहाँ पर दूरी कम है और यहाँ पर दूरी ज़्यादा है। तो अब क्योंकि देखो एक तो सर्कल होता है हमारा, एक तो ऐसा सर्कल होता है, एक हम बना देते हैं ऐसे। तो ऐसा जो ये जो है दीर्घवृत्ताकार, ये पाथ कहलाता है इसका। और यहाँ पर है सूर्य। तो कुछ इस तरह से पृथ्वी मूवमेंट करती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। इसके बारे में पूछ लिया जाता है अक्सर कुछ ना कुछ। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। तो देखो पृथ्वी अक्ष पर झुकी हुई भी है, अपनी अक्ष पर भी मूवमेंट कर रही है, और सूर्य के चारों ओर भी मूवमेंट कर रही है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनकी वजह से होता क्या है। घूर्णन के बारे में हमने बात कर ली कि जो पृथ्वी का घूर्णन होता है उसकी वजह से क्या होता है, दिन रात होते हैं। लेकिन जो पृथ्वी का ये रेवोल्यूशन गति होती है, जो परिक्रमण गति होती है, इसकी वजह से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखो इसकी वजह से परिवर्तन एक सबसे बड़ा ये होता है कि मौसम जो बदलाव होते हैं, मौसमों में जो परिवर्तन होता है वो इसकी वजह से ही होता है। और इसके अलावा एक रीज़न और रहता है साथ ही साथ, जो पृथ्वी अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी जो हमारी अक्ष पर झुकी हुई है, ये भी एक रीज़न होता है मौसम में परिवर्तन का। और दूसरा, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो भी एक रीज़न है मौसम में परिवर्तन का। तो पूछा जा सकता है कि मौसम में परिवर्तन किस वजह से होते हैं, स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और किसी भी तरह से मतलब घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा। पूछा भी गया है इसके ऊपर क्वेश्चन, वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, वो वाला वीडियो देखना ना भूलें। अब देखो कई कंडीशंस आती हैं इसमें, जब पृथ्वी मूवमेंट कर रही होती है सूर्य के चारों ओर, तो इसमें कई सारी कंडीशंस आती हैं। अब देखो ये पृथ्वी मूवमेंट कर रही है, यहाँ पर सूर्य के चारों ओर मूवमेंट चल रहा है। एक तो कंडीशन ये होती है कि पृथ्वी यहाँ पर आएगी साल में, एक कंडीशन ये वाली होती है कि साल में एक बार यहाँ पर आएगी पृथ्वी, फिर एक कंडीशन ये वाली होती है कि पृथ्वी यहाँ पर आएगी, और एक कंडीशन ये वाली होती है। अब देखो इनमें हमें महीनों के नाम भी दिए हुए हैं कि पृथ्वी कहाँ कौन सी पोजीशन में कौन से मंथ में होती है। जब दिसंबर का महीना होगा, जब आपका आएगा यहाँ पर पोजीशन, पृथ्वी की पोजीशन यहाँ पर रहेगी, मतलब दूर रहेगी पृथ्वी सूर्य से। जब मार्च का महीना आएगा तो पृथ्वी सूर्य के थोड़ा निकट आ जाएगी, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार पथ है ये। तो ये वाली जो लोकेशन होगी, यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के पास में होती है, और ये सबसे पास में सिचुएशन कही जाती है। ऐसे ही
जब पृथ्वी यहाँ पर होगी तब भी पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होगी, और ये होगा सितंबर मंथ में। जब यहाँ पर होगी पृथ्वी तो पृथ्वी सबसे दूर होती है सूर्य से, सबसे दूर मतलब जितना ज़्यादा दूर हो सकती है वो दूर वाली कंडीशन होती है, और ये होता है जून के महीने में, और ये होता है यहाँ पर दिसंबर के महीने में। अब इन सिचुएशंस को हम डिटेल में जानेंगे। यही जो है जिम्मेदार रहता है मौसम बदलने के लिए। आपने देखा होगा ये जो मंथ आपको मैंने बताए हैं, इन महीनों में हमेशा आपको मौसम जो है कुछ डिफरेंट मिलेगा। सभी में एक जैसा मौसम नहीं मिलेगा, सभी में कुछ डिफरेंट मिलेगा। क्या डिफरेंस है अभी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर अयनांत की। उत्तर अयनांत वाली स्थिति देख लेते हैं। ये जो सिचुएशन है जब पृथ्वी सूर्य से दूर रहती है। दूसरी कंडीशन और देख लेते हैं और क्या होता है इसमें। एक तो कंडीशन होगी ये कि सूर्य पृथ्वी से दूर है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखो पृथ्वी अक्ष पर झुकी हुई है। अब जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं पृथ्वी के इस वाले भाग पर पड़ेंगी, इस वाले भाग पर पड़ेंगी तो उत्तरी, ये वाला कौन सा ध्रुव है हमारा, उत्तरी ध्रुव है। ये वाला हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ रही हैं सीधी, ये हमारी पड़ रही हैं उत्तरी भाग में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में सीधी किरणें हमारी पड़ रही हैं। और हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर आता है, वो उत्तरी भाग में आता है। उत्तरी और पूर्वी भाग में हमारा आता है इंडिया। देखो सॉरी, ये वर्ल्ड मैप कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर वर्ल्ड मैप रखना चाहिए था मुझे वैसे। देखो मान लो ऐसी वर्ल्ड बना लेते हैं। ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर है, ये हमारी कर्क रेखा। अब आपको पता ही है कर्क रेखा भारत के बीच से जाती है, तो हम कुछ इस तरह से सिचुएशन इसकी बना लेते हैं। अब देखो जो पृथ्वी है, अब जब ये मूवमेंट कर रही है तो जो हमारा उत्तर वाला भाग है ये वाला हमारा सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आएगा। तो ये वाला जो भाग है हमारा आएगा सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में, ये वाला। यहाँ पर ही भारत की स्थिति है, और भारत में कर्क रेखा कहाँ पर पड़ती है, बिल्कुल बीचों बीच। और ये जो सूर्य है बिल्कुल कर्क रेखा पर चमकता है, ये कर्क रेखा पर सीधा चमकता है ये। तो ये जो स्थिति है ये कहलाती है उत्तर अयनांत की, और डेट होती है ये 21 जून की। 21 जून को याद करें कि जून में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है। उसका रीज़न यही है कि जो कर्क रेखा है भारत के बिल्कुल बीचों बीच है। अब जो भारत की पोजीशन है वो बिल्कुल सूरज जो है बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है। उत्तर में तो मतलब जो नॉर्थ साइड है इंडिया का उसमें तो फिर भी थोड़ी कम रहती है, लेकिन साउथ में अगर आप देखें, क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच से जाती है रेखा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है। और यही सिचुएशन होती है उत्तर अयनांत की। एक एक करके सिचुएशन देख लेते हैं। अब देखो इसमें मौसम बताया हुआ है, देखो मौसम कैसे बदलता है। अब जो हमारा उत्तरी भाग होगा, उत्तरी गोलार्ध होगा, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है, मतलब गर्मी रहती है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, देखो अब सूर्य की किरणें कहाँ तक पड़ रही हैं, यहाँ पे जो ये आप लाइट वाला पार्ट देख रहे हैं, लाइट वाला, यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। तो मतलब ये जो हमारा दक्षिणी ध्रुव वाला पार्ट होगा, यहाँ पर क्या पड़ेगी, यहाँ पर सर्दी का मौसम होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी जा रही हैं। जहाँ पर भी सूर्य की किरणें तिरछी जाएंगी वहाँ पर प्रकाश ज़्यादा जा नहीं पाएगा और धूप ज़्यादा तेज़ नहीं लगेगी, तो इसी वजह से वहाँ पर सर्दी का मौसम रहेगा और हमारे यहाँ पर गर्मी का मौसम रहता है। अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। तो अगर हम इसके बारे में देखें, देखो ये बताया हुआ इन्होंने, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। उत्तरायणांत में इंग्लिश में कहते हैं इसे समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सिचुएशन होती है वो गर्मी वाली होती है, तो इसीलिए कहा गया है। तो देखो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो जाती है और उत्तरी ध्रुव का झुकाव जो है सूर्य की ओर होता है। कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें ग्रहण करती है, कर्क रेखा पर सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं। 21 जून के दिन ये सिचुएशन आती है और इसमें क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियाँ
आरक्षित है, मतलब कि कहने का मतलब यही है कि उधर जो है आपको सर्दी का मौसम मिलेगा, क्योंकि इसके अपोजिट कंडीशन वहाँ पर मिलती है। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं दक्षिण अयनांत की। ये है दक्षिण अयनांत, और डायग्राम में देख लेते हैं इसको। ये आ गया जी हमारा दक्षिण अयनांत। अब देखो ये जो पृथ्वी है हमारी मूव कर रही है, ये अब ये धुरी पर तो झुकी हुई कुछ इस तरह से ही है, लेकिन पहले तो ये इधर थी, सूर्य के लेफ्ट में थी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखे तो। अब ये सूर्य की लास्ट वो राइट में आ गई है, तो इसकी जो है डायरेक्शन बदल जाएगी चीज़ों की। अब सिचुएशन ये होगी, देखो जो उत्तरी गोलार्ध था हमारा, यहाँ पर देखो सूर्य की किरणें नहीं पहुँच रही है, सीधी किरणें नहीं पहुँच रही हैं। सूर्य की सीधी किरणें अब कहाँ पर पड़ रही हैं? सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं अब नीचे की तरफ, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं सीधी। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। तो मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कौन सी डेट में? ये होती है हमारी डेट 22 दिसंबर। तो हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में हर जगह पर ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो ये वही सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो सूर्य की सीधी किरणें अब उत्तर में ना होकर के दक्षिणी गोलार्ध में है। अब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? तो जो कंडीशन हमारे यहाँ पर थी पहले 21 जून के दिन, वही सिचुएशन अब यहाँ पर दक्षिण में हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में अब ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, गर्मी का मौसम आ जाएगा, और हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आएगी, मतलब सर्दी का मौसम हो जाएगा। आपने देखा ही होगा 22 दिसंबर स्वेटर पहनते हैं हम लोग और रजाई वगैरह ओढ़ना शुरू कर देते हैं नाइट में। तो ये जो सिचुएशन है दक्षिण अयनांत कहलाती है, और हमारे यहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है इस मौसम में, इस डेट में। तो हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध में जब ठंड रहेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहेगी। तो दक्षिणी गोलार्ध का एक एग्जांपल हम ले लें तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है जब हम यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी में मनाया जाता है। इसका यही कारण है कि वहाँ पर जो है सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। अब देखो और तीसरी सिचुएशन और समझ लेते हैं। बस यही टॉपिक रह रहा है, इसमें थोड़ा सा और होगा, बस 5-1 मिनट का और होगा बस। तो नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी, इसमें देख लेते हैं। ये हमारी सिचुएशन होगी विषुव की। इक्विनोक्स अक्सर सुना होगा आपने। इक्विनोक्स की जो कंडीशन है वो क्या होती है? इक्विनोक्स जो कंडीशन होती है वो जब होती है कि जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। कर्क और मकर रेखा अगर आपने नहीं समझा है तो पिछला वीडियो देखें, उसमें जाकर समझें। अगर आपने कर्क और मकर रेखा नहीं समझी है तो पृथ्वी को बिल्कुल बीच से कौन सी रेखा काटती है? भूमध्य रेखा। उसके 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा पर पड़ता है सूर्य का प्रकाश वो तो कहलाता है उत्तर अयनांत, मतलब समर सोलिस्टिस। और जो मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, सीधी किरणें पड़ती हैं, वो हमारा कहलाता है दक्षिण अयनांत, मतलब विंटर सोलिस्टिस, क्योंकि हमारे यहाँ पर विंटर होती है उस वक्त। अब बात हम करेंगे जब सूर्य का प्रकाश सीधे विषुवत रेखा पर पड़ेगा, मतलब बिल्कुल बीचों बीच पड़ेगा, तो ये सिचुएशन कैसी होती है? ये आ गई हमारी ये वाली सिचुएशन। अब देखो ये वाली सिचुएशन आ गई यहाँ पर। तो सूर्य का जो सीधा प्रकाश है, देखो ये वाली जो रेखा हमारी भूमध्य रेखा बिल्कुल सामने आप देख पा रहे होंगे, तो बिल्कुल सामने पड़ रही है सूर्य के। तो सूर्य की सीधी रेखा पड़ेगी भूमध्य रेखा पर। ऐसे में क्या सिचुएशन होती है? इस सिचुएशन को बोलते हैं विषुव की स्थिति। विषुव की स्थिति बोलते हैं। ये एक बार होती है हमारी 21 मार्च में, और एक बार हमारी होती है ये 23 सितंबर में। 21 मार्च में और
23 सितंबर में। और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर तो बसंत ऋतु मिलेगी उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग से समझें हमारे यहाँ की कंडीशन को, हम उत्तरी भाग में हैं तो यहाँ पर वसंत का मौसम कब आता है? मार्च में आता है, होली के बाद। आपको ध्यान होगा होली के बाद कहते हैं ना वसंत आ गया, तो ये वही मौसम होता है। और जो दक्षिण वाला भाग होता है वहाँ पर आती है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु कौन सी होती है? शरद ऋतु होती है पतझड़ वाला मौसम। और देखो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखो, उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु मिलेगी? शरद ऋतु, मतलब पतझड़ वाला मौसम 23 सितंबर के आसपास मिलेगा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वहाँ पर मिलेगी बसंत ऋतु। तो ये था मौसम का कंसेप्ट। तो इस तरह से जो है पृथ्वी के मूवमेंट्स के वजह से मौसम में परिवर्तन होते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न है मौसम में परिवर्तन का पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होना। दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ मूवमेंट करना। ये दोनों पॉइंट मेरे ध्यान रखना, सबसे बड़ी वजह है मौसम चेंज होने की। ये दो ही, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और मूवमेंट करना सूर्य के चारों ओर। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखो अर्थ मूवमेंट करती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था जो हमारे एस्ट्रोनॉमर हैं आर्यभट्ट, उन्होंने सबसे पहले बताया था प्राचीन समय में कि जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पर जो है घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। ये सबसे पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उस वक्त जब ना कोई साइंस की मतलब साइंस के बारे में कोई जानता था, ना कोई इतने मतलब कोई ब्रह्मांड के बारे में भी नहीं जानता था, उस वक्त आर्यभट्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर मूवमेंट कर रही है। और चीज़ क्या है? द एक्सिस ऑफ द अर्थ रिमेन्स इंक्लाइंड परमानेंटली इन द सेम पोजिशन। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन कॉज सीजन्स। वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्थ का जो अपने एक्सिस पर झुका होना होता है फिक्स डायरेक्शन में, फिक्स ही एक डायरेक्शन, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, यही कारण होता है सीजन का, मतलब मौसम बदलने का यही कारण होता है। और दूसरा कारण होता है अर्थ के मूवमेंट का सूर्य के चारों तरफ। तो ये मेन रीज़न होते हैं, इनको याद रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। तो सीटेट की बेहतर तैयारी के लिए रेगुलर क्लास फॉलो करें, बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी सोशल साइंस की हो जाएगी। क्योंकि अब इस चैप्टर के बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर हम करेंगे इसके बाद और एक नेक्स्ट चैप्टर। तो हर चैप्टर के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि कंसेप्ट में कुछ कमी रह गई हो तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। जो चीज़ें हमने इस चैप्टर में समझी हैं उनको और मजबूती से समझेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इवनिंग में उसकी भी वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।